हिंदुस्तान की सियासत जो है बदल रही है। सियासत तो बदलती रहती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पर जिस मोड़ ये जा रही है, क्या वो मुल्क की जो आवाम है उसकी ओर जा रही है या किसी और ओर जा रही है? क्या यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, खास करके जो रूलिंग पार्टी है, क्या उसका जो कंट्रोल है एक सियासत से हट रहा है, हुकूमत से हट रहा है? और इसलिए हमें तमाम तरह की चीजें जो है देखने को मिल रही है कि हाउस भी, लोकसभा न चल रही है न राज्यसभा चल रही है। जो मर्जी आए, हम जिसको भी बयान हो, जो भी बयान हो, उसको हम रिकॉर्ड से हटा देते हैं। और फिर जिस तरह से लोकसभा की सियासत हम अब देख रहे हैं या राज्यसभा की सियासत देख रहे हैं या पार्लियामेंट हाउस के अंदर जिस तरह से चीजें देख रहे हैं, जिसका मर्जी होता है पार्लियामेंट का दरवाजा बंद करके बैठ जाता है। ये क्या ये दिखाता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपना दबदबा खो रही? मेरे साथ है डॉक्टर सतीश मिश्रा, जो हिंदुस्तान के जो राजनीति है, जो सियासत है, जो पॉलिटिक्स है, उसको बहुत करीब से देख रहे हैं, और आज से नहीं, पिछले 40 साल से ज्यादा से देख रहे हैं। मेरे साथ प्रदीप माथुर हैं, जो प्रोफेसर भी रह चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, ट्रिब्यून के एडिटर रह चुके हैं। क्या ये लोग सब डिस्कस करेंगे कि जो हम कह रहे हैं, हो सकता है हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत हो, तो गलत है या सही है मेरे हाथ में नहीं है। ये बताएंगे। इन्होंने जिस तरह से करीब से पार्लियामेंट को देखा है, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल को देखा है, पार्लियामेंट के एक एक हाउस को देखा है, एक एक स्पीकर को देखा है, एक एक चेयरमैन को देखा है, क्या मैं जो कह रहा हूं कि सियासत दा सियासत से अपना जो है रुतबा खो रहे हैं? बीजेपी जो है वो अब किसी भी तरह से पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव ना करके एक दल की तरह, अब दल का मतलब आप समझ सकते हैं, हिंदी में दल के कितने मतलब होते हैं, वो बिहेव कर रही है। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। प्रोफेसर सरकार, आपने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया है। देखिए, जो पिछले 11 सालों में जो परिवर्तन आए हैं, जो जनता से पार्लियामेंट को, जो जनता पार्लियामेंट जनता की आवाज होती थी, वहां चुने हुए प्रतिनिधि उनके जाते थे, उनकी समस्याओं को उठाते थे और उजागर करते थे। वो जनता की तरफ न देखते हुए अब अपनी अंदर सत्ता में कैसे येन केन प्रकारेण बना रहना है, ये एकमात्र उद्देश्य रह गया है। मुझे आश्चर्य इसलिए होता है कि भारतीय जनता पार्टी किन बड़े वायदों के साथ आई थी। अब देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। प्रोफेसर माथुर भी हैं, आप भी हैं, हम भी हैं। हमने कितने 3 4 दशकों के करीब, 3 दशकों से ऊपर हमने पार्लियामेंट को रिपोर्ट किया है, दोनों सदनों को रिपोर्ट किया है, सेंट्रल हॉल में जाकर लोगों से मिलते रहे। अब आप ये देखिए, एक बड़ा उदाहरण है कि जनता से कैसे काटा जाता है। देखिए, जो जिसको हम लोग मीडिया कहते हैं, जिसको हम लोग प्रचार तंत्र कहते हैं, जिसको हम लोग बड़े अखबार, बड़ी मैगजीन, ये जो आजकल के ऑडियो विजुअल चैनल्स हैं, ये किस लिए बने होते हैं? एक तो आपको पता है कि संविधान में इनको चौथे स्तंभ का दर्जा दिया गया है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसके साथ जुड़ा हुई अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। वो ये सारे संसाधन जनता और जो पॉलिटिकल क्लास है उनके बीच में संवाद सेतु का काम करते हैं। अब अगर आप ये करेंगे कि इनके पास सूचनाएं पहुंचे ही नहीं, तो जनता के पास कैसे खबरें पहुंचेंगी, कैसे समाचार पहुंचेंगे? हम ये मान के चलते थे कि छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि इस वक्त जो बदहवासी हम देख रहे हैं, खास जी करके बीजेपी में, वो बदहवासी क्या इसलिए है
कि वो जो है हिंदुस्तान की जो सियासत है उस पर उसका जो एक कंट्रोल था, शिकंजा। उस पे उसकी जो एक ताकत थी वो खत्म हो रही है। ना देखिए, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है। बदहवासी का कारण ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पावर जब तक वो मॉरली करेक्ट नहीं होती है, तब तक उसकी जो ताकत है वो कम होती जाती है। ये बात आज लोकसभा के चुनाव हमने देखे, जो बहुत रूप से कहीं स्वतंत्र थे, हालांकि उसमें भी मैनिपुलेशन हुए थे। देखिए, जनता इनके क्या हो गया? ढंग से ये लोग चल रहे हैं कि साहब, एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता कल तक भ्रष्ट था, आज इनके यहाँ आ जाता है तो वो स्वच्छ हो जाता है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, कोई पॉलिटिकल कोई इंक्वायरी नहीं होती, सारी एजेंसियां शांत हो जाती हैं। तो आप देखिए कि जनता ये देख रही, जनता अंधी नहीं है। अब आप ये कहिए कि तंत्र के ऊपर मैनेज करके आप सत्ता में बना रहना चाहते हैं। वो रूस में भी हुआ था, वो चीन में भी हुआ था। बहुत से ऐसे तंत्र हैं जो चलाते हैं जिसमें ऑलिगैरिकीज होती हैं। अब जिसमें तो इस तरह की तरफ चलकर भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, वो मुसीबत यह है कि उनके अपने पार्टी के सदस्यों में बदहवासी है। वो जानते हैं कि वो उन अधिकारहीन रह गए, उनके पास कोई वो बिना ऊपर की ओर देखे किसी मुद्दे को उठाने की स्थिति में नहीं है। तो जैसा कि बस एक आपने कहा, वो प्रवासी है। जी, बोल रहे आप, कुछ पूछ रहे मैं थे। जी हाँ, मैं प्रोफेसर माथुर साहब से बात करके फिर आपके पास फिर आता हूँ। जी, प्रोफेसर माथुर, जो हम बातें कर रहे हैं और जिस ओर डॉक्टर मिश्रा इशारा कर रहे हैं, क्या हम सही बातें कर रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टी सही है, हम सही नहीं? नहीं, देखिए, ये बात मेरे हिसाब से बड़ी सिंपल है। अ, सत्ता को पाने के कई तरीके होते हैं। उसमें एक तरीका तानाशाही भी होता है। तो तानाशाही में क्या होता है कि आप गए, अगर आप आर्मी वाले हैं तो आपने आर्मी coup किया, नहीं तो आपने किसी भी तरह से जाकर के सत्ता को अधिकार कर लिया, सब है। अब ये नया तरीका है कि आप लोकतंत्र की थ्रू सत्ता अब तानाशाही करना चाहते हैं। तो जो बीजेपी कर रही है, जो बीजेपी का प्रयास है, वो ये है कि लोकतांत्रिक तरीके से आए और उसके बाद देश में आप एक फासिस्ट या न्यो फासिस्ट गवर्नमेंट जो बनाए, मतलब ये काफी हद तक तो सफल भी हो गए। क्योंकि भाई हिंदुत्व की बात करी, देश की भोली भाली जनता ने समझा कि साहब ये शायद एक नई तरह की एक वो लाएंगे, क्रांति लाएंगे, समझ के लाएंगे, इनको जो दे दिया। लेकिन बाद में ये है कि ना कोई आर्थिक डेवलपमेंट हुआ, ना कुछ हुआ। सिर्फ जात का धर्म की बात कह के आप लोगों को इकट्ठा तो कर सकते हैं, लेकिन उनका पेट तो नहीं भर सकते, मतलब। तो तमाम आर्थिक समस्याएं खड़ी हुई, बेरोजगारी की, भुखमरी की, गरीबी की, सब है। उन समस्याओं का इनके पास कोई समाधान नहीं है और विरोध बढ़ रहा है, और पानी बात है, बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो, जैसे मैंने कई बार पहले भी कहा है, कि जो कम्युनल फीलिंग्स होती हैं या इस तरह की फीलिंग्स होती हैं, या जो इमोशनल आदमी का होता है मामला, वो बहुत लंबा लास्ट नहीं करता। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब उत्तेजना शांत हो जाती है और सब हो जाता है, तो फिर आप देखते हैं कि लोग जो जो रीजन से बात करने लगते हैं। अब आप देखिए, पिछले चुनाव में जो कई ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं जो हिंदू बाहुल्य इलाकों से। मैं आपको चुनाव तक नहीं ले जाता हूँ। मैं पिछले जी। 2 दिन जिस तरह से पार्लियामेंट में हुआ है जो चीजें, हाँ। नहीं, पार्लियामेंट मैं उसी में मैं राष्ट्रपति सरकार साहब, मैं मैं उसी पे आ रहा था। या मैं आपकी उसी प्लीज बात पे आ रहा था। सरकार जो, मैं या उसी बात पे आ रहा था कि सरकार जो है, जो इसका पूरा पूरे जो काम का नजरिया था, वो एक अधिनायकवादी था, टोटलिटेरियन, एक जियो फासिस्ट था। अब वो काम वो चल नहीं पा रहा है मामला। अब ये नहीं हो रहा कि जब जो आदमी जो ऊपर बैठा है, राजा, वो कोई बात कहे तो लोग तालियां बजाए, सब लोग, और कैसा बहुत बड़ी बात होगी। अब उसका विरोध होने लगा है। विरोध की उनके पास कल्चर ही नहीं है, क्योंकि वो कॉन्सेंसस में तो बिलीव करते नहीं है। विरोध की उनके पास कल्चर नहीं, तो उनकी बदहवासी जो है, उसका जो आपने बात कही, उसका कारण ये है कि दे आर फेसिंग ए सिचुएशन फॉर विच दे आर मेंटली नॉट प्रिपेयर्ड। जी, माथुर साहब ने कुछ खास बातें बताई कि वो इन चीजों के लिए तैयार नहीं। वो क्यों नहीं तैयार है? उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण दिया अंबेडकर के लिए, और उसके बाद उनको खुद उसको विड्रॉ करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा।
और उसके बाद हम देखते हैं कि हाउस में जिस तरह के डिसऑर्डरली सारी चीजें की गई, एक गलत तरीके से एफआईआर लॉन्च किया गया, किसी को चोट लगी या न लगी, इन सारी चीजों पे, तो ये सारी चीजें मुल्क को किस तरफ ले जाती है डॉक्टर मिश्रा? ये देखिए, अफसोस की बात यह है कि ये विरोध को का सामना करने के लिए सक्षम नहीं। समस्या इनकी यह है कि ये चाहते हैं कि इनका विरोध ना हो, और अगर विरोध है तो हम किसी ना किसी तरीके से उस विरोध को बदनाम करेंगे। अब आप छोटा सा उदाहरण देखें। क्या है कि 2 दिन ये जो प्रियंका गांधी अभी नई चुन के आई, उन्होंने 2 दिन, वो एक दिन फिलिस्तीन का एक बैग लेके आई, दूसरे दिन बांग्लादेश का बैग लेके आई, और एक मैसेज उन्होंने ये कन्वे करने की कोशिश की कि हम इनके साथ खड़े हैं। अब कल देखिए, कल क्या होता है। 1984 में दंगे हुए थे, उस वक्त प्रियंका गांधी बच्ची रही होंगी, उनका उससे कोई लेना देना नहीं था। कांग्रेस का कितना रोल था उसमें, संघ का कितना रोल था, उसके बारे में एक बहस अलग हो सकती है। अब मुसीबत यह है कि आपने एक आईएएस, जो भूतपूर्व आईएएस अधिकारी हैं, उनको आपने तैयार किया और कहा कि एक 1984 का तुम बैग तैयार करो और प्रियंका गांधी के सामने जाके खड़ी हो जाना और उनके सामने कर देना, और एक मुद्दा बनाने की क्या जो पॉजिटिव मैसेज प्रियंका गांधी ने देने की कोशिश की थी, उसको किसी ना किसी तरह से बदनाम करने की कोशिश है। अब इसी ढंग से देखिए, हम आप प्रोफेसर माथुर, जो राजनीतिक परिदृश्य को पिछले 3 दशकों, 4 दशकों से 5 दशकों से क्लोजली देखते चले आ रहे हैं और रिपोर्ट करते चले आ रहे हैं, आप राहुल गांधी पर यह कहें कि साहब वो कुश्ती करने आए हैं। अरे भाई, अगर उसने, वो फिट आदमी है तो इसका मतलब थोड़ी कोई धक्का दे रहा है भाई। वो कोशिश कर रहा है कि पार्लियामेंट में घुस सके। ये लोग घुसने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, घुसने नहीं दे रहे हैं। और सारंगी जी, जिन्होंने एफआईआर लॉन्च की है, उनका थोड़ा सा इतिहास देख लीजिए। वो कंट्रोवर्शियल लोग रहे हैं। उन्होंने कभी भी वो उन लोगों में से शामिल है जो ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्राहम स्टेन, जिनके बच्चों को जलाकर दिन में हत्या की गई थी, उनमें वो शामिल थे। अब देखें आप, ऐसे लोगों को आगे करके जिनको की, अच्छा दूसरी तरफ देखें, अभी आपने कहा एक एफआईआर लॉन्च होती है, राज्यसभा में कंप्लेंट वो लेडी एमपी फ्रॉम नागालैंड करती हैं। अब नागालैंड की लेडी एमपी कहती हैं कि उनका बड़ा अभद्र व्यवहार था, उसकी फुटेज देने को तैयार नहीं है, को दिखाने को तैयार नहीं है। राज्यसभा में एक ऐसा चेयरमैन बना रखा है जो वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब हैं, जिनको की विरोध में ही सब कमियां विरोधी पक्ष में ही सब कमियां नजर आती हैं। सत्ता पक्ष में कभी उनको कोई कमजोरी नहीं आती। वो हर बात में जाकर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को उन्होंने पार्टीजन होकर उसको निभा रहे हैं। तो आप आपने देखें। बिल्कुल सही कहा जी डॉक्टर मिश्रा, आपने बिल्कुल सही कहा। पर इसमें एक चीज मुझे जो और दिखती है, जी कल परसों की जो घटनाएं हुई है और उसकी जो एफआईआर कही है, जो रिपोर्ट्स कही है, या उसके जितने भी एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करने की कोशिश की गई है, लगता है कि कोई स्क्रिप्ट राइटर पहले से ही सारी स्क्रिप्ट बना के रख चुका था मुझे भी यही और लग रहा है। उसी स्क्रिप्ट पे सारी चीजें बन रही हैं। और ये जो, देखिए, कई चीजें होती है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में, पार्लियामेंट्री बात में हम झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर जिस तरह से चीजें हो रही है कहीं सच नहीं दिख रहा है। तो ऐसे हालात में माथुर साहब, ये बताइए कि जो चीजें हो रही हैं उससे हिंदुस्तान को निजात कैसे मिल सकता है? आप लोग ये जो बात कह रहे हैं, जैसे डॉक्टर मिश्रा ने भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह अंडरमाइन किया जा रहा है, वो सब बात ठीक है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे जो चीज ज्यादा क्या कहना चाहिए हिट करती है वो ये है, इनकी सेंसिटिविटी देखिए इनकी क्या है।
एक आदमी सब जानते हैं झूठा एक चोट का बहाना लेकर के हॉस्पिटल में है। कहा चलिए वो भी आप कर लीजिए, आपकी टैक्स का पार्ट है। चलिए चलो हो गया, आपने कर लिया वो। उसको देखने के लिए हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब चले जाते हैं, देखने के लिए कि भाई किसको चोट लगी है, देखे बड़ी अच्छी बात है, आप चले जाइए उसको चोट देखने के लिए। आपका एक साथी जो उसको चोट लग गई है, मान लीजिए आपकी सब बातें हैं। लेकिन जो किसान जो भूखा मर रहा है, जो 21 दिन से जो किसान फास्ट पे है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार को उसके लिए के पास जा रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप किस तरह के नेता है देश के? मतलब ये चीज मुझे ज्यादा हर्ट करती है। मतलब आपने एक चौथी शब्द दी, आपकी साजिश है, मैं जानता हूँ उस समय कि आप इस कर रहे हैं, मतलब आप राहुल को बदनाम करना चाहते हैं, आप कर रहे हैं मतलब ये। लेकिन कम से कम भगवान के लिए इतने सेंसिटिव तो मत होइए ना। कोई उसमें क्लैश नहीं है कि आप राहुल से भी को उनके सारंगी से भी मिल ले और वहां जाके उस किसान को भी बेचारे को देख ले, बुढ़ा जो भूखा मर रहा है, 70 साल का आदमी, पता नहीं वो कब रहेगा। जबकि इतनी बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार बताया गवर्नमेंट। ये सरकार जो है इतनी ज्यादा संवेदनहीन है कि ये मुझे बहुत वो लगता है। मतलब आप अपने छोटे पॉलिटिकल गोल बढ़ाते हुए संवेदनशील तो हो सकते हैं ना। तो मैं समझता हूँ ये बहुत वो है। तो ये डेमोक्रेसी में है जहाँ के आप जनता के से चुन के आते हैं, जनता की बात आपको करनी पड़ती है, आप जनता के लिए सचेत रहते हैं। ये तो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि बिल्कुल इस तरह के लोग करते थे, उनको पता ही नहीं था दुनिया में क्या हो रहा है। इसमें देखिए मतलब। वो बहुत सही कहा माथुर साहब आपने। डॉक्टर मिश्रा, माथुर जी। साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, खाली खाली अगर हम एक राह ढूंढना चाहें, विपक्ष जो है वो राह क्यों नहीं हमें दे पा रहा है, और जिस तरह से सारी चीजें हो रही हैं उसमें संसद जो है, मुझे लगता है संसद की विचारगी जो जिस तरह से दिख रही है, अगर ऐसी ही विचारगी बनी रहे तो मुल्क में शायद न संसद रहेगा, न सांसद रहेंगे, और न जनतंत्र। आपने एक जी। बहुत महत्वपूर्ण बात को उठाया है। देखिए, डेमोक्रेसी इस मुल्क में सरवाइव कर रही है, और सरवाइव इसने इतने वर्षों तक किया है। आज मुझे लगता है कि हम प्रजातंत्र को अलविदा कह रहे हैं। देखिए, आपने एक सवाल पूछा कि विरोधी पक्ष क्यों नहीं उठा पा रहा। देखिए, विरोधी पक्ष के गला घोटने का और उसको कमजोर करने का जो एक षड्यंत्र चल रहा है, देखिए किस ढंग से जब चुनाव हो रहे थे, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज किए गए, ये आपको पता है, और संसाधनों की किस तरह से कमी हुई। चलिए, आप देख रहे हैं कि और विरोधी पार्टियों के ऊपर किस तरह से डराकर धमकाकर, एक ज्वलंत उदाहरण है बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी का 2019 से पहले का रिकॉर्ड देखिए, उसके बाद का रिकॉर्ड देखिए। क्या हुआ, उनकी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी नेतराम जी थे, उनके घर पर रेड हुआ, ईडी ने फाइल जब्त की और कहा कि मायावती के ऊपर इस तरह के केसेस हैं। मायावती जी से कहा गया कि अगर आपने मुंह खोला, हमारा काम नहीं किया, तो फिर आप समझ लीजिए। अब वो चुप हैं। ये आप देखें कि किस ढंग से विरोधी पक्ष को ये लोग गला घोटने का प्रयास कर रहे हैं। उनके जो नेता हैं, अब आज ताज्जुब होता है कि आप आइडियोलॉजी के लिए किसी पार्टी में नहीं है, या तो डराकर हमारी तरफ आ जाइए, धमकाकर आ जाइए, या प्रलोभन से आ जाइए। कितने पुराने कांग्रेसी नेता धमकी से गए हैं, या एनसीपी के नेता। आप देखें महाराष्ट्र में किस ढंग से शरद पवार की पार्टी को तोड़ा गया, किस ढंग से शिवसेना की पार्टी को तोड़ा गया, और अब पूरे दोनों को तोड़कर किस ढंग से विरोधियों को, वो समय दूर नहीं है जबकि शिंदे भी पछता रहे होंगे और अजीत पवार भी पछता रहे होंगे। देखिए, इस तरह की जो राजनीति है, अरे उसका हर्ष क्या होगा, ये आप ही समझ सकते हैं। जी, बिल्कुल आशुभाई जी सही को। कहा आपने। मैं अब आखिरी जो हमारा पड़ाव है उस पर मैं आना चाहूंगा कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं उसमें जनता के पास क्या कोई राह नहीं है?
क्या हम इतने बेबस हो गए हैं कि हम इसको बर्दाश्त ही करते रहेंगे? और कुछ कंपनियां जो हैं, हम हिंदुत्व की बात की आपने शुरुआत में, हिंदुत्व जैसा कि मैं देखता हूं, हिंदुत्व कोई धर्म की बात नहीं है। हिंदुत्व कुछ कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्रॉफिट्स को आगे बढ़ाने का एक तरीका है, और उस तरीके में हिंदुस्तान की जनता की आहुति दी जा रही है। जनता कैसे बचेगी? जैसे डॉक्टर मिश्रा ने कहा, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ कि ये जो है जनतंत्र का गला घोट रहे हैं, और जो हो रहा है वो क्या कहना चाहिए, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन तभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ ये नहीं मानता कि ये प्रजातंत्र को खत्म कर पाएंगे, मतलब इनके बस का नहीं है। और मैं तो आपको बताऊं कि धीरे धीरे जो आप देख रहे हैं इनका वर्चस्व घटता जा रहा है, और जमीन के नीचे से पैर वो होता है। मैंने कुछ दिन पहले एक उसपे आपके क्या कहते हैं फेसबुक पे पोस्ट डाला कि जब आए थे चौधे तो उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। जो हुआ 24 तक, वो युवा के वो दक्षिण भारत मुक्त, बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत हो गया, मतलब। तो ये तो ऐसा है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि बड़े भारी जो है कुछ कर लेंगे या ये कर पाएंगे। हाँ, इनकी इंटेंशन खराब है, जब तक ये रहेगी इसी तरह से करेंगे। और मैं समझता हूँ जनता बहुत सजग हो गई है। ये आपने देखा है कि उन्होंने कहा था मैं 303 सीटें मिलेगी, 240 मिली। उसमें भी अगर ये कुछ ठीक ठाक होता, मायावती को ये ब्लैकमेल ना करते, तो 200 भी मिलना मुश्किल था। ये सब है, तो इनका धीरे धीरे जो है खत्म हो रहा है प्रभाव। और जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा, जो इमोशनलिज्म इन्होंने किया था, जिस इमोशनल अपील की वजह से जनता ने इनको वोट दिया था, वो धीरे धीरे इट इज टर्निंग इनटू रीजन। लोग ही समझ में आ रहा है कि इसे कुछ नहीं मिलना जा रहा है, आपस की लड़ाई से, गाली गलौज से, वो करने कराने से, क्योंकि ये कोई बात नहीं है। देखिए, अगर इसको आप अगर दूसरे एंगल से देखें गंभीरता से, तो जो हमारा समाज है उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी समाज की आवश्यकता आर्थिक होती है बेसिकली। जो हमारी इकोनॉमी इतनी इंटरट्विन्ड है कि उसमें आप कर ही नहीं सकते हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मतलब दिक्कत ये है, बिल्कुल बिकॉज सही कहा। एवरीबडी इज डॉक्टर कंट्रीब्यूटिंग मिश्रा, टू माथुर सेक्टर्स ऑफ साहब जो इकोनॉमी। बातें कह रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उस पर आप एक फाइनल कमेंट दें, और मुल्क के सामने ये खुशनुमा रास्ता हो सकता है, वो अगर कोई है तो वो भी बता दें। प्रोफेसर सरकार, देखिए, हर चीज की एक हद होती है। इनको अगर बांग्लादेश में जो हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, दुनिया से बता दो। कहां तक पहुंच जाती है जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, इसकी कल्पना ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, इमरजेंसी में कांग्रेस की सरकार को किस ढंग से, क्योंकि डेमोक्रेसी बची थी, मिसेस गांधी ने इमरजेंसी को खत्म किया और इलेक्शन कराए, फ्री एंड फेयर हुए, और कांग्रेस का सफाया हो गया। जब जनता ये देखेगी कि हमारे हाथ से बैलेट का अधिकार भी चला गया है, तो उसको मजबूर न हो जाए कहीं कि वो सड़कों पे उतर आए। ये अफसोस होगा मुझे, मैं उसके लिए उसका विरोध करता हूं। सड़कों पर डेमोक्रेसी तय नहीं होनी चाहिए, पर मजबूर न करें इस आवाम को। ये आवाम जब खड़ी होती है तो दिखा देती है कि किसकी चलेगी आखिर में। जी। प्रोफेसर माथुर, आखिरी कमेंट प्लीज। नहीं, मैं तो कन्विंस हूँ कि दे आर ऑन द वे आउट। धीरे धीरे होगा, तो समय लगेगा, लेकिन दे आर ऑलरेडी लूजिंग ग्राउंड। और जो आपने बड़ी अच्छी शब्द यूज किया आपने, बदमाशी जो है उनकी, वो इसी कारण है कि वो उनको लग रहा है कि दे आर लूजिंग ग्राउंड, और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करा जाए। इनकी दिक्कत यह है कि जितने नारे दे रहे हैं उनका कोई असर हो नहीं रहा है। चुनाव में जाते हैं, विकास की बात पहले करते हैं, वहां जाकर के वही अपना हिंदू मुसलमान और गुजरा और ये और टोपी ओपी की बात करने लगते हैं। तो उनके पास ट्रेनिंग ही नहीं है। दे नो दैट दे आर लूजिंग ग्राउंड, एंड आई थिंक दिस ए वेरी हैप्पी साइन। ठीक है, आप एक आध चुनाव जीत रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, लेकिन आपका जो पूरा क्लाउड तो खत्म हो ही गया है ऑलरेडी। और ये जो बैलेट बॉक्स है वो थोड़े दिनों में आपको बता देगा कि आप कहीं नहीं है, मतलब। अब आप देखिए, पार्टी के अंदर डिसाइशन है इतने ज्यादा, उसमें 20 लोग एमपी नहीं आए इनका उसे वोट देने के लिए, वन नेशन वन वाले पे, तो इसका मतलब पार्टी के अंदर भी इस बात के बारे में वो है। आप कल का भगत का देख लीजिए, मोहन भगत का बयान, वो कह रहे हैं कि सब नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे कोई इसमें डाउट नहीं है कि दे आर ऑन द वे आउट। डॉक्टर मिश्रा, आखिरी 20 सेकंड में अपनी बात जो है, और जो कुछ भी हो रहा है, उसका समापन करा दें। देखिए, जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, पहली बात। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मोहन भागवत जी ने बात कही उस पर ये लोग चलेंगे। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि भागवत जी को भी कोई सुन रहा है। उनकी भी अपील समाप्त हो चुकी है।
ये संघ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, ये वही जाने। और ये पर जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा और प्रोफेसर माथुर, आपको एक लोगों के सामने कई ऐसी बातें जो लोगों के जहन में नहीं है उसको लाने के लिए। और डॉक्टर मिश्रा ने आखिरी बात जो की, मोहन भागवत जी ने जो बातें कही कि मंदिर से ही नेता नहीं बनता है, या मंदिर ढूंढने से ही सारी काम नहीं होते राजनीति के। मैं समझता हूँ सबसे अच्छा जवाब इसका कल राम गोपाल यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत की सुन कौन रहा है। तो इन सारी चीजों के साथ आप सबका हम धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि अगली जो बातचीत होगी उसमें हम और गहराई से इन बातों को करेंगे। बहुत धन्यवाद आप सब।